नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेज में। आज की क्लास में हम भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों को लगाने वाले हैं जो कि आपकी इन सारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास का हमारा पहला सवाल है, बारालाचाला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। यहाँ पर लद्दाख लिखा नहीं है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को बारालाचाला दर्रा जो है जोड़ता है। अब हम कुछ दर्रों को यहाँ पर समझ लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। देखिए, ये इंडिया का मैप है और इस पर दर्रे दिखाई दे रहे होंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत बुर्जिल दर्रा और आपका ये आएगा पीर पंजाल और बनिहाल। फिर है आपका इधर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला। फिर यहाँ पर आपका पड़ेगा एक देवसा, अगला है रोहतांग पास, फिर है सिपकीला। सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड वाले रीजन में आप देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले पड़ेगा आपका मुलिंगला, फिर है आपका मंगसाधुरा, माना पास, ये माना पास है, फिर आपका नीति पास, और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिपुलेख दर्रा, इस जगह आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ जो है आपका वो है ट्रेल पास। ये कौन सा है? ट्रेल पास। सिक्किम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर पड़ेगा नाकुला, फिर इधर पड़ेगा आपका ये जो है नाथुला, और ये है जलपला। तो नाथुला, जलपला और नाकुला ये जो है आपके सिक्किम के अंतर्गत हैं। तिहांग पास ये कहाँ पर है? इस जगह। अब इस तरफ हम देखें थोड़ा दक्षिण की तरफ, पालघाट एवं भोरघाट दर्रे कहाँ पर पड़ेंगे? पालघाट कहाँ पर पड़ रहा है? ये आपका केरल है और इधर तमिलनाडु, इस तरफ पड़ रहा है पालघाट। भोरघाट पड़ रहा है आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत। तो ये पालघाट और भोरघाट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो हमने जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में समझ लिया है और दर्रों के बारे में हम अलग से एक क्लास करेंगे। अगले प्रश्न पर हम जाते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है? तो वो है आपका असम के अंतर्गत। कहाँ पर है? असम में एक द्वीप है माजुली द्वीप करके, माजुली नाम से द्वीप है, वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का सूख कहा जाता है? बंगाल की बात की जा रही है, बिहार का सूख अलग नदी है, बंगाल का सूख अलग है। तो इसका सही जवाब है दामोदर नदी। वहीं अगर पूछा जाए आपसे कि बिहार का सूख क्या है, तो बिहार का सूख है कोसी नदी। अब दामोदर नदी जो है आपकी हुगली की एक सहायक नदी है और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो छोटा नागपुर की जो पहाड़ियाँ हैं उससे इसका उद्गम होता है। हम बात करेंगे गंडक नदी की। तो गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो चौथा प्रश्न देखिए, इसका सही जवाब है गंगा नदी प्रणाली से, क्योंकि गंडक जो है गंगा की एक सहायक नदी है। और ये जो गंडक नदी है पटना के पास में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है हाजीपुर। क्या नाम है? हाजीपुर। पटना के पास में हाजीपुर जगह है, वहां पर जाकर ये गंगा में मिल जाती है गंडक नदी। निकलती कहाँ से? ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से ये नदी निकलती है। अब आगे समझिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कोसी नदी को बिहार का सूख कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में हर साल वहां पर बाढ़ जब आती है तो वहां के लोग बागों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, इसलिए उसे बिहार का सूख कहा जाता है। अब यहाँ पर छठवां प्रश्न जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित को मिलाएं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बांध के नाम दिए रखे हैं, इस तरफ है नदी, मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो पहला विकल्प है हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। दूसरा है परीक्षा, और तीसरा है गोविंद सागर बांध और जामिनी बांध। तो इसका सही जवाब देखिए, पहला जो है ये कहाँ पर है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये है आपका रेहंद नदी पे। कहाँ पर है? रेहंद नदी पे। और दूसरा है परीक्षा बांध, ये कहाँ पर है आपका? बेतवा नदी पे। गोविंद सागर बांध कहाँ पर है? तो तीसरे का देखिए आप शहजाद नदी, और चौथे को देखिए जामिनी बांध कहाँ पर है? तो इसका सही है जामिनी नदी पर। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा हो गया आपका? छठवें प्रश्न का ऑप्शन ए ठीक है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? इसका सही जवाब है सातवें प्रश्न का देवप्रयाग। क्या है?
देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर जो भागीरथी है और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। तो देखिए, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। तो गंगा इसको नहीं कहा जाता है जब गंगोत्री से निकलती है, उस समय इसको क्या कहा जाता है? भागीरथी। और इस तरफ से एक निकल कर आती है बद्रीनाथ के पास से करीब अलकनंदा नदी। तो ये जो दो नदियां हैं जब इस जगह मिल जाती इस पॉइंट पर, तो इसको कहा जाता है देवप्रयाग। इसके बाद से इन दोनों नदियों के संगम के बाद से फिर ये जो एक नदी बनती है इसको कहते हैं हम गंगा। अब यहाँ समझिए कि ये जो गंगा नदी है बद्रीनाथ से क्या इस तरफ से क्या निकल रही है? अलकनंदा निकल के आ रही है। इस जगह मिल रही है धौली गंगा। तो जब धौली गंगा यहाँ पर मिलती है तो इसको कहते हैं हम इस जगह को विष्णु प्रयाग। अब आगे अलकनंदा नदी थोड़ी और आगे आती है, इस जगह आकर यहाँ पर मिल जाती है नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी नदी। तो इस जगह को कह देते हैं नंदप्रयाग। अब थोड़ा और आगे चलेंगे तो एक नदी और है पिंडार गंगा। पिंडार गंगा ये ग्रीन कलर में आ रही है, अलकनंदा में ये भी मिल जाती है, इसको कहते हैं हम कर्णप्रयाग। ठीक है। अगला है, इससे आगे फिर आगे अलकनंदा नदी में एक नदी और मिलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, ठीक है। ये कहाँ से निकल रही है? केदारनाथ से। और अलकनंदा किस तरफ से आ रही? बद्रीनाथ की ओर से। तो केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी जो है ये रुद्रप्रयाग यहाँ पर कहलाता है जब अलकनंदा में ये गिरती है। इसके बाद अंत में आता है देवप्रयाग। क्या आता है? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में क्या होता है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब मिलती हैं उसके बाद ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। और हरिद्वार से गंगा क्या करती है? मैदानी भागों में प्रवेश करती है और इलाहाबाद या फिर कहीं प्रयागराज में जाकर गंगा और यमुना का संगम होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यमुना भी इसी साइड से निकल रही, गंगा भी यहीं से निकल रही, मतलब ये समानांतर बह रही हैं नदियाँ, लेकिन मिलती कहाँ जाकर हैं ये? तो इलाहाबाद या फिर कहीं प्रयागराज में जाकर ये मिल जाती हैं। अब आगे देखिए, यहाँ है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? गोदावरी नदी के बारे में पूछा गया है, 8वां प्रश्न है। इसका सही जवाब है नासिक। क्या है? नासिक। यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। नासिक में एक त्र्यंबक नामक स्थान है, वहाँ से ये नदी निकलती है। साथ ही इसको गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है या फिर बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा इसको कहा जाता है। 9वां प्रश्न है, काली और तिस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? अब नदियों के हिसाब से इसमें पूछा गया है कि काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है नेपाल हिमालय। अब नदियों के आधार पर जो हिमालय है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर समझिए ज़रा, ये है आपकी, मान लीजिए सिंधु नदी। सिंधु हालांकि ऐसे नहीं बह रही है, फिर भी मैंने बता दिया है, सिंधु नदी। और ये है सतलज नदी। ठीक है, सिंधु सतलज। इसके बीच का क्या कहेंगे? इसके बीच को पंजाब हिमालय कहेंगे, पंजाब हिमालय। और यहाँ समझिए, सतलज से काली नदी, ये काली नदी मान लीजिए, इसके बीच को क्या कहेंगे? इसके बीच को कहेंगे कुमायूं हिमालय। और काली नदी से तिस्ता नदी के बीच तक को हम क्या कहेंगे? यहाँ है तिस्ता नदी, काली नदी से तिस्ता नदी के बीच को हम क्या कहेंगे? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बीच को क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम असम हिमालय। तो देखिए यहाँ पर समझिए एक बार, सिंधु नदी और किसके बीच की कह रहे हैं हम? सिंधु नदी और सतलज, इसके बीच को पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच को कुमायूं, और काली और तिस्ता के बीच को नेपाल हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो यहाँ पर देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, बी और सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है आपकी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। आगे समझिए, कावेरी और जो गोदावरी यहाँ पर जो लिखा है ना, ये हैं दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, इसको हम हिमालय के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर चैमयुंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। चैमयुंगडुंग ग्लेशियर का नाम है, तिब्बत के पास में मानसरोवर झील पड़ती है, वहाँ से ये निकलती है।
11वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती, खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती। 11वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोयना। अब यहाँ देखिए, खंबात की खाड़ी या फिर कहें इस जगह गिरने वाली नदियाँ यहाँ पर तो कौन कौन सी हैं, इसकी एक ट्रिक है समानता। तो साबरमती, माही और ये है कौन सी, नर्मदा और तापी। तो यहाँ देखिए आप, ये साबरमती नदी है, ये भी गिर रही है। खंबात की खाड़ी कहाँ पड़ रही है, अरब सागर के अंतर्गत। और माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, ये सब खंबात की खाड़ी में गिर रही हैं। अब यहाँ पर 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो वो है आपकी तापी। अगर हम यहाँ पर कहें कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है आपकी, तो यहाँ हो जाती नर्मदा, सेकंड नंबर पर आती है आपकी तापी। अगला सवाल देखिए, 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है, उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। 13वें प्रश्न का सही जवाब है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी जो है कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी है, वहाँ से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पापधन और चित्रावती इसकी सहायक नदी हैं। तो ये नदी कहाँ पर है, कर्नाटक के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी पेन्नार। 14वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोन। सोन नदी जो है यमुना से नहीं मिलती। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। सोन कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और पटना के पास में गंगा में ये मिल जाती है। तो इस प्रकार ये यमुना नदी से नहीं मिलती, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला है, नर्मदा के अतिरिक्त दूसरी कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोन नदी। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, मैंने अभी आपको बताया था। और कहाँ मिलती है, ये गंगा में जाके मिल जाती है। अगला है काबिनी, काबिनी, हेमवती और अमरावती, ये 3 नदियों के नाम हैं। काबिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो इसका सही जवाब है कावेरी नदी की ये सहायक नदियां हैं, काबिनी, हेमवती और अमरावती। अब कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी के पास से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है, कर्नाटक में एक जगह पड़ती है कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर पड़ता है ब्रह्मगिरी और वहीं के आसपास से ये निकलती है। तो इसका सबसे ज़्यादा अपवाह जो होता है वो तमिलनाडु के अंतर्गत होता है। और ये जो नदी है आपकी कावेरी नदी, इसी पर है आपका शिव समुद्रम। क्या है, शिव समुद्रम। ये क्या है, एक वाटरफॉल है, जलप्रपात है। अब आगे समझिए, 17वां प्रश्न है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, मतलब इसका उद्गम भारत से बाहर है। तो 17वें प्रश्न का सही जवाब देखिए, इसका सही जवाब है सतलज नदी। सतलज नदी जो है भारत से बाहर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से। तिब्बत के पास में एक जगह है मानसरोवर झील, मानसरोवर सरोवर, ठीक है। तिब्बत के पास में एक जगह है मानसरोवर, वहाँ पर एक जगह पड़ती है राकसताल, राकसताल। मानसरोवर के पास में एक राकसताल जगह है, वहाँ से सतलज नदी निकलती है। अब आगे देखिए, इसकी लंबाई जो है पंजाब में बहने वाली जो 5 नदियां हैं, किसकी बात करें हम, सतलज की, उन सब में ज़्यादा है इसकी। हिमाचल प्रदेश का भाखड़ा नागल डैम इसी नदी पर बना है, सतलज नदी पर। और इसी भाखड़ा नागल डैम के पास में आपको देखने को मिलेगा गोविंद सागर जलाशय। अब व्यास नदी जो है हरके बैराज में, व्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कौन सी नदी, व्यास नदी, रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। चिनाब नदी जो है इसका उद्गम होता है बारालाचाला दर्रा। कहाँ से होता है, बारालाचाला दर्रा। और चिनाब नदी को चंद्रभागा नामक 2 नदियां हैं, चंद्र और भागा, इनसे मिलकर क्या बनती है, चिनाब नदी। रावी नदी की अगर हम बात करें तो ये रोहतांग दर्रे के पास से ये भी निकलती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। अब आगे समझिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। 18 का ऑप्शन सी। गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में गोमुख के पास में गंगोत्री हिमनद है, ग्लेशियर है गंगोत्री, वहाँ से निकलती है ये। और हरिद्वार के पास से ये मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, 19वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दामोदर नदी बेसिन।
तो दामोदर नदी बेसिन को यहाँ पर क्या है, कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण इस नदी बेसिन को भारत का रूर भी कहा जाता है। अब दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। आगे समझिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लूनी। लूनी नदी जो है थार रेगिस्तान से होकर बहती है। अब भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है ये, कौन सी? लूनी की बात कर रहे हैं हम। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है और ये अरावली श्रेणी की एक पहाड़ी है, नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है और कच्छ के रण में जाके ये गिर जाती है। इसे सागरमती के नाम से भी जानते हैं। इस नदी का एक और नाम है सागरमती। आपसे अगर प्रश्न में पूछा जाए सागरमती के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो उसका सही जवाब है लूनी नदी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो गंगा यमुना सरस्वती। 21 का बी। इलाहाबाद में आपने देखा होगा गंगा यमुना सरस्वती। तो यहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं और यहाँ पर एक मेला भी लगता है जिसे कहते हैं माघ मेला। अभी हाल ही में कुंभ मेला आयोजित किया गया था यहाँ पर। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। देखिए सवाल किस तरीके से बना है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम से भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता, मतलब पूरा बता दिया कि इस नदी के बारे में, लेकिन नाम नहीं बताया। कह रहे हैं इस नदी का नाम बताओ। तो 22वें सवाल को देखिए, इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी जो है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के पास में जो तिब्बत में पड़ती है, चेमयुंगडुंग नामक ग्लेशियर है, वहाँ से ये निकलती है और निकलने के बाद अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से पुकारा जाता है। साथ ही असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और जब ये नदी बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये जो जमुना है वो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। तो उस पद्मा के साथ में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये थी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। अब आगे समझिए, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वो समझिए। 23वां प्रश्न है, इसका सही जवाब है नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है नर्मदा की? तो 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी जो कि अरब सागर में पड़ता है वहाँ गिर जाती है और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ये। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती? तो मैंने क्या बताया था आपको? समानता। क्या बताया था? समानता। तो यहाँ पर समानता में एक कृष्णा तो आ नहीं रहा 24वें प्रश्न का। 24वें प्रश्न आप देखोगे तो कृष्णा इसमें नहीं आ रहा फिट। तो कृष्णा नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती क्योंकि दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। आगे देखिए, कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है? तो कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन सी नदियां हैं? मतलब कह रहे हैं कि मानसरोवर झील जो है वहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध। 26वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? 26वां प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है वृक्षनुमा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। 27वां प्रश्न देखिए, इसका सही जवाब है नासिक जिले से निकलती है गोदावरी नदी, मैंने आपको बताया था ऊपर। 28वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है? तो पंचेत हिल बांध कहाँ पर है? 28वां प्रश्न देखिए, इसका सही जवाब है दामोदर नदी। दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है। अब ये जो आपका पंचेत हिल बांध है कहाँ पर है? ये झारखंड के धनबाद जिले में है। ये पोंग बांध किस राज्य में व्यास नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध, इसका सही जवाब है 29वें प्रश्न का हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल है आपका, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर है सलाल पनबिजली परियोजना।
अब आपकी ये जो ब्यास नदी है इस पर है ब्यास परियोजना। अगर हम बात करें रावी नदी तो रावी नदी पर है रंजीत सागर परियोजना। और तुलबुल परियोजना किस पर है? तुलबुल है झेलम नदी पर। झेलम नदी पर एक परियोजना है तुलबुल परियोजना। तो 31वें प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चिनाब पर है सलाल पनबिजली परियोजना। 32वां प्रश्न है उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। ताप्ती नदी पर ये बांध है। उकाई बांध किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है और ये सूरत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पाया जाता है। वहीं सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात का सबसे बड़ा बांध है और देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है, जो कहाँ पर है? गुजरात के अंतर्गत है। 33वां सवाल है तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो 33वां प्रश्न हमें देखना है। तो इसका सही जवाब है तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन बी। और ये बांध किस नदी पर है? ये बांध है आपका कावेरी नदी पर। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? मैंने आपको बताया था सतलुज नदी पर इसको बनाया गया है। और ये कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला कौन सा है? पहला है आपका टिहरी बांध। ठीक है। 1963 में इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ये जो आपका भाखड़ा नागल बांध है, लेकिन इसका जो निर्माण है 1948 के आसपास स्टार्ट हो गया था। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? 35वां प्रश्न देखिए। तो इसका सही जवाब है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है और इसकी टोटल लंबाई लगभग मानी जाती है 4.8 किलोमीटर। अगर तटबंध भी लगा लें तो इसकी टोटल लंबाई जो होगी 25.8 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। अब ये जो आपका हीराकुंड बांध है, इससे जो बिजली बनती है वो कहाँ जाती है? तो राउरकेला स्टील प्लांट है, उसको सप्लाई की जाती है। 36वां प्रश्न है श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? 36वें प्रश्न को देखिए। इसका सही जवाब है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी। श्री सैलम बांध कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है और ये भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादक केंद्र भी है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? 37वां प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है पैठन। कहाँ पर है ये? गोदावरी नदी पर है। अगला प्रश्न है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है रावी नदी पर चमेरा बांध बनाया गया है और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? 39वें प्रश्न। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। यहाँ लगभग 1800 से ज़्यादा बांध बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, गुजरात का तीसरा स्थान है सबसे ज़्यादा बांधों में। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश एवं बिहार, इन दोनों का संयुक्त प्रयास है गंडक सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का यहाँ पूछा गया कितने प्रतिशत भूजल रिजर्व से आता है? तो 41वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 80%। अगला प्रश्न है कुद्रेमुख, जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिकमंगलूर जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वो जानवर कौन सा है? ये प्रश्न कह रहा है कि कुद्रेमुख एक चोटी है, कर्नाटक राज्य में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ती है। और इस चोटी की पहचान ये है कि इसका शिखर जो है एक जानवर के चेहरे के आकार का है। अब वो जानवर कौन सा है? तो 42वां प्रश्न है आपका, वो है आपका घोड़ा, ऑप्शन सी। कुद्रेमुख का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ ही होता है घोड़े का मुख। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिण पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? तो इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, जिसमें से सही कौन सा है? अन्नामलाई। अन्नामलाई इसका सही जवाब है। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो भारतीय शिखर की बात की जा रही है तो कंचनजंगा जो है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। अब ये स्थित कहाँ पर है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है ये। और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है कौन सा? कंचनजंगा। अब हमने जो है एक क्लासेस कराई भी है इन शिखरों को लेकर, अगर आपने देखी नहीं है तो क्लास जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है?
तो इसका सही जवाब है गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के रूप में आपको देखने को मिलेगी। अगला है पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? 47वां प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या है 47वें प्रश्न का? पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अनाईमुडी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चोटी K2 किस श्रृंखला में स्थित है? किस श्रेणी में स्थित है? तो 48वें प्रश्न का सही जवाब है काराकोरम श्रृंखला। काराकोरम श्रृंखला में आपको K2 देखने को मिलेगा, जिसे गॉडविन ऑस्टविन के नाम से भी जानते हैं। अब ये कहाँ पर है? POK के अंतर्गत ये आता है और संसार में एवरेस्ट के बाद ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर K2। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से दर्रे पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु जो है पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। पालघाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है और ये लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है। केरल और तमिलनाडु के बीच में जो यातायात है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका पालघाट दर्रा। 50वां प्रश्न है तो कौन सा जोड़ सही नहीं है ये पूछा गया है, इतना ध्यान रखिए, बाकी समय मतलब नहीं है। तो ये कुछ दिए गए जोड़, अब ये कह रहा है कौन से सही नहीं है। पहला है जोजिला और बुर्जिला। 50वां, यहाँ देखिए, तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं पहले, ऑप्शन बी है 2 और 3। तो ये जो है और ये जो है ये सही नहीं है। बारालाचाला और सिपकीला उत्तर प्रदेश में कहाँ से आ गए? थांगला, नीतिला, लिपुलेख ये भी हिमाचल में नहीं है। थांगला ये कहाँ पर है? ये आपका पड़ेगा लद्दाख के अंतर्गत। अगला प्रश्न जो है 51, माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई पूछी गई है 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो हमने लगभग 50 प्रश्नों को हल किया है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, क्लास समझ में आई होगी। अगर इस क्लास में कुछ कमी लगती है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और साथ ही इस क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में।